This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः वैशाख कृष्ण अष्टमी दिनांक 23 मई 2022 चरक मीमांसा अध्याय 8 शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेतरं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अत्रस्तु खलु कार्यदेशः तस्य परीक्षा आयुषप्रमाणज्ञानहेतोर्वा स्यात् बलदोषप्रमाणज्ञानहेतोर्वा। तत्र तावदेयं बलदोषप्रमाणज्ञानहेतोः दोषप्रमाणानुरूपो हि वैशेषप्रमाणविकल्पो बलप्रमाणविशेषापेक्षो भवति। तो इसके बारे में मैं बहस कर रहा था कि दोष प्रमाणानुरूपो ही वैशेष प्रमाण विकल्पो, दोष का प्रमाण जितना है उसके अनुसार दिया किया जाने वाला वैशेष प्रमाण का विकल्प बल प्रमाण विशेषापेक्षो भवति। वो बल प्रमाण विशेष के अपेक्षा रखता है, विशेष की अपेक्षा रखता है। तो जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन में बॉडी वेट पे डोज कितना देना है निर्धारित करते हैं, और उसमें दोष कितने बड़े हैं ये कुछ सवाल उस प्रकार का नहीं है, उनका विचार इस प्रकार का नहीं है। और अगर बल अच्छा नहीं है, एक बॉडी वेट के अनुसार हमने एक डोज निश्चित किया लेकिन वो सहन करने में उसका बल अच्छा नहीं है, तो फिर ये और तकलीफ निर्माण करता है और अतिपातयन्ति इस प्रकार का। सहसा ही अतिबलम औषधम अपरीक्षक प्रयुक्तम अल्पबलम आतुरम अतिपातयेत्। तो अचानक जो अति बलवान इस प्रकार का औषध है जो अपरीक्षक द्वारा प्रयुक्त किया गया है, वो अल्पबल आतुर को गड्ढे में डाल देता है और उसका अतिपतन इस प्रकार का है। नहीं अतिबलानि आग्नेय वायव्यानि औषधानि अग्निक्षार शस्त्रकर्माणि व शक्यन्ते अल्पबलैः सोढुम्। तो अति बलवान इस प्रकार के अगर आग्नेय वायव्य इस प्रकार के औषध है और क्षार शस्त्र अग्निकर्म है, अग्नि क्षार कर्म और शस्त्र कर्म है, ये अल्पबल के द्वारा सहन नहीं होते, नहीं किए जाते। असह्याति तीक्ष्ण वेगत्वाद ही तानि सद्य प्राणहराणि स्युः। और असह्य और अति तीक्ष्ण वेग होने के कारण वो तात्काल प्राणहरण करने वाले भी होते हैं।
एतच्चैव कारणम् अपेक्षमाणाः हीनबलमातरम् अविषादकरैः मृदुसुकुमारप्रायैः उत्तरोत्तरगुरुभिः अविभ्रमैः अनात्ययिकैः च उपचरन्ति औषधैः विशेषतश्च नारीः। और इसी कारण को ध्यान में रखने वाले इस प्रकार के जो है अपेक्षमाणा हीनबल मातरम, जो हीन बल इस प्रकार का आतर है जिसका बल बिल्कुल कम इस प्रकार का है, अविषाद करे ही, जिससे विषाद नहीं उत्पन्न होगा इस प्रकार से, मृदु सुकुमार प्राय ही, और मृदु और सुकुमार इस प्रकार की जो औषध है, उत्तरोत्तर गुरु भी, और धीरे धीरे वो ज्यादा गुरु इस प्रकार की हो जाएगी, अविभ्रम ही अनात्ययिक, तो जिसमें विभ्रम नहीं हो और अत्ययिकता किसी भी प्रकार की नहीं आती हो, इस प्रकार के औषधों से उपचार करते हैं, विशेषतश्च नारी ही। और खास करके स्त्रियां जो है उनके बारे में तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि ये इस प्रकार के औषध का वीर्य का सहन करने में कामयाब नहीं होंगी, सहन नहीं कर पाएगी, तो ये काफी मुश्किल प्रकार की स्थिति होती है। ताहि अनवस्थित मृदु विक्लव हृदयाः प्रायः सुकुमार्याः अबलाः परसंस्तभ्याश्च। तो स्त्रियां जो होती है वो प्रायः सुकुमार, ताहि अनवस्थित मृदु विवृत विक्लव हृदयाः, कि अनवस्थित मृदु विपरीत इस और विक्लव इस प्रकार के हृदय होने वाली, जिनका हृदय इस प्रकार का है उस प्रकार की नारियां होती रहती है। तो चित्त चंचल रहता है, अनवस्थित का मतलब चंचल इस प्रकार का रहता है। मृदु विवृत विक्लव हृदयाः, तो हृदय जो है मृदु विकृत विवृत और विक्लव इस प्रकार से, तो दोषों को वहां स्थान करने में ज्यादा आसानी किस प्रकार से होती है। प्रायः सुकुमार्याः अबलाः, प्रायः सुकुमार और अबल होती है, पर संस्तभ्याश्च, और दूसरों पर निर्भर इस प्रकार की रहती है। अब पुरुष और स्त्री में ये जो नैसर्गिक भेद है वो उसको ठुकराने की कोशिश अभी की जा रही है, और किसी भी क्षेत्र में स्त्रियां जो है वो पुरुषों से कम नहीं है ये अभी दिखाने की कोशिश की जाती है। तो कुछ हद तक तो ये सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सभी के बारे में ऐसा ही होगा ऐसी स्थिति वास्तव में नहीं है। और एक नैसर्गिक भेद स्त्रियों में है, पुरुषों में परिश्रम करने की क्षमता ज्यादा इस प्रकार की रहती है। खास करके जब लेबर का बारे में सोचा जाता है, अभी खेती में दोनों प्रकार के लेबर होते हैं, पुरुष भी होते हैं, स्त्रियां भी होती है। पुरुष का रोजाना 250, 300, 400 इतना रुपए दिया जाता है, और औरत का 100, 150, 200 इतना ही दिया जाता है, क्योंकि उतना काम पुरुष ज्यादा करते हैं, ये नोन फैक्ट इस प्रकार के है। विक्लव म्हणजे काय? व्याकुल इस प्रकार से कह सकते हैं। एक बार शब्दकोश में ढूंढना पड़ेगा विक्लव का और कुछ अर्थ है क्या इस प्रकार से। मुझे लगता है कि विक्लव का व्याकुल ऐसा ले लेंगे तो चलेगा इस प्रकार से। तो ये तो रोजाना दिखता है, हम कोकण में खेती में पुरुष और स्त्रियों दोनों को रखते हैं, तो डिफरेंस डेफिनेटली है। दोनों के वेतन जो दिया जाता है वो उसमें डिफरेंस डेफिनेटली है। और कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पुरुषों का ही काम है, अभी सभी जगह औरतें घुस रही है, ये बात सही है। खास करके वायुदल में भी अभी औरतों का समावेश किया गया है पायलट के रूप में। एक बात जाहिर है कि अगर
ये दूसरा शत्रु के हाथ में लग जाती है तो उनका क्या होगा, ये सोचना मुश्किल इस प्रकार का है। वैसे भी पुरुष जब बंदी बनाए जाते हैं तो टॉर्चर तो होता ही है, वो अलग बात है। लेकिन औरतों के बारे में टॉर्चर किसी भी हद तक पहुंच सकता है, ये बात सबसे ध्यान में रखनी चाहिए। और ये नेचुरल भेद है ही, ये बात बिल्कुल समझ में लेनी चाहिए। ये कंसंट्रेशन कैंप्स जो जर्मनी में लगाए थे और बहुत सारे लोगों को, बच्चे बूढ़े औरतें सभी को उसमें रखा था, उनके औरतों का बहुत बुरा हाल वहां पे उन्होंने किया था। रेप ये तो नॉर्मल है, लेकिन विद्रुपीकरण वगैरह से लेकर काफी बातें वहां पे की गई थी। और उसके बारे में कई फिल्म चित्रित हुए हैं इस प्रकार से। तो ये एक नेचुरल डिफरेंस है, ये ध्यान में रखते हुए एक्चुअली करना है। लेकिन अभी ये जमाना है समानता का वगैरह इस प्रकार से, और लोग इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो इसके बारे में सोचना जरूरी होगा। तथा बलवती बलवत् व्याधि परिकेते स्वल्पबलम औषधम अपरीक्षक प्रयुक्तम असाधकम एव भवति। और उसी प्रकार से एक अगर बलवान पुरुष में बलवत व्याधि इस प्रकार का है, स्वल्पबलम औषधम और औषध अल्पबल इस प्रकार का है, तो अपरीक्षक प्रयुक्तम, अपरीक्षक द्वारा दिया गया असाधकम एव भवति, तो वो कुछ नहीं करता इस प्रकार से। इसमें दूसरी भी बात हो सकती है कि विरुद्ध का गुण संयोग है भेयसाल्पम भी जीयते। अगर विरुद्ध गुणों का संयोग होता है तो जो ज्यादा है उससे अल्प जो है उसको जीता जाता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर वाद बहुत बड़ा है और हम अल्प मात्रा में तेल का प्रयोग करेंगे, तो कभी कभी ये लक्षण और बढ़ जाते हैं, वात का लक्षण बढ़ जाता है। तो स्नेहन से लक्षण अगर बढ़ गए इस प्रकार से, तो उसके दो मतलब हो सकते हैं। अगर सामवायु है तो स्नेहादिर वृद्धि मापनोति, ये बात बताई गई है, तो स्नेहन से उसकी वृद्धि होती है। लेकिन निराम वायु है तो भी वृद्धि हो सकती है अगर तेल अल्प मात्रा में इस प्रकार का हो। तो तैवातम जय तैलम तैलम वातम जयति सततम अभ्यस्यमानम। तेल वात को जीत लेता है, लेकिन कब, जब उसका सातत्य से प्रयोग होता रहता है। तो इसलिए केरल ट्रेडिशन में एक्चुअली बहुत ज्यादा तेल का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है अभ्यंग के लिए। उसमें स्ट्रोक्स को ज्यादा महत्व नहीं है, केवल एक तरीके से हाथ को घुमाना इस प्रकार से करते रहते हैं। महाराष्ट्र की जो अभ्यंगज की ट्रेडिशन है उसमें तेल का प्रयोग कम है, लेकिन मैनिपुलेशन ज्यादा है। संवाहन, ये जो क्रिया होती है वो विशिष्ट तरीके की होती है, विशिष्ट भागों में विशिष्ट तरीके की होती है। और देखा जाता है कि जो तेल लगाया जाए वो पूरा एब्सॉर्ब हो जाए शरीर में। तो ये बेहतर तरीका है वास्तव में इस प्रकार से, लेकिन ये इंडिविजुअल बेस्ड है और मैसाजिस्ट कैसा है उसके ऊपर भी ये निर्भर इस प्रकार का रहेगा। लेकिन कहने का तात्पर्य ऐसा है कि अगर वाद बहुत ही बढ़ा है, हृदय शब्देन हृदयस्थम मनः इति ज्ञेयम, विक्लवम स्तोकं क्लेश अभिभवन अभिभवनीय चक्र। तो क्लेश इस प्रकार का ही किया है। और मन को ले सकते हैं इसमें, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन साक्षात हृदय भी इस प्रकार से हो सकता है। और फिर मर्मस्थान होने के जरिए अगर वहां पे दोष संचय हो जाता है या फिर, हाँ तो ठीक, दोष संचय हो जाता है तो दिक्कत वाली बात इस प्रकार की हो सकती है। इसलिए मन भी वहां ले सकते हैं, नहीं तो हृदय भी ले सकते हैं। तो केवल असाधक होता है ऐसा नहीं है, ये नुकसान करने वाला भी होता है और पता नहीं चलता।
कि अल्प मात्रा में प्रयोग होने के कारण रोग बढ़ गया है। तो विरुद्ध गुण संयोगे भूयसाल्पम ही जीयते और सततम अभ्यस्यमानम, ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण इस प्रकार से है। तस्माद् आतुरं परीक्षेत प्रकृतितश्च विकृतितश्च सारतश्च संवहनतश्च प्रमाणतश्च सात्म्यतश्च सत्वतश्च आहार शक्तितश्च व्यायाम शक्तितश्च वयस्तश्च इति बल प्रमाण विशेष ग्रहण हेतु हो। तो बल प्रमाण विशेष ग्रहण करने के लिए, बल जानने के लिए रुग्ण का परीक्षा उसकी रुग्ण की होनी चाहिए प्रकृति के अनुसार, विकृति के अनुसार वगैरह वगैरह। हर एक का वर्णन नीचे दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि काफी तरीके से परीक्षा करना जरूरी इस प्रकार का है। मतलब बल प्रमाण, उससे क्या पता चलेगा? तो बल प्रमाण विशेष ग्रहण हेतु हो इस प्रकार से कि रुग्ण का बल कैसा है इसके बारे में हमें पूरी जानकारी हो, इसलिए ये परीक्षा, अनेक विध परीक्षा इस प्रकार की करनी जरूर है। अब अगर हम इनको देखे बगैर औषध का प्रयोग शुरू करेंगे तो संभवतः उससे फायदा तो नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा, और ये अपेक्षित नहीं है। इसीलिए एलोपैथी के औषध के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में अगर हम अपनी तरीके से सोचेंगे तो ऐसा है कि उनकी दवाइयाँ सिर्फ जहां जाना चाहती है, जाना जरूरी है, वहां सिर्फ नहीं जाती, पूरे शरीर में फैल जाती है, और ये ज्यादा व्यवाही विकासी इस प्रकार की है। तो सीधे हृदय में पहुंच जाती है और हृदय से पूरे शरीर में पहुंच जाती है इस प्रकार से। तो ऐसी अवस्था में अगर उनकी एक्टिविटीज को हमने कंट्रोल नहीं किया, जो एक्टिविटी हमें चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जो एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब में, उसके जो साइड इफेक्ट्स है उसको रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास इस प्रकार से करने पड़ेंगे, जैसे कि अनुपान है, जैसे कि काल है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और अगर मात्रा कम हो जाती है तो दुष्परिणाम कम होते हैं। जैसे कि मैंने केमोथेरेपी ड्रग के बारे में कहा था कि CSIR ने रिसर्च किया कि गोमूत्र उसके साथ जोड़ा जाए तो वो कम मात्रा में काम करता है। कम मात्रा में काम करना, इसका मतलब हो गया कि दाम कम हो जाएगा, दूसरी चीज उसके साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे। और गोमूत्र एक कैटालिटिक एजेंट जैसे काम करेगा, तो उसके कार्मकता को बढ़ाएगा। फिर CSIR ने पेटेंट दाखिल किया, कैडिला नाम की कंपनी है, उसने पेटेंट खरीदा और उन्होंने गोमूत्र के साथ उस ड्रग को मार्केट में भी लाया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि बलवत औषध की मात्रा अगर हम कम कर सकते हैं तो दाम भी कम होंगे, दुष्परिणाम भी कम होंगे। और उसके साथ में अगर हम आयुर्वेद की दवाइयों को दे सकते हैं तो एक अच्छा परिणाम इस प्रकार का निकलेगा। इसलिए एलोपैथी के औषधों के साइड इफेक्ट्स को कम करने के बारे में भी हम सोचेंगे। किसी को एस्पिरिन चालू है, किसी को थायराइड की गोली चालू है, BP की गोली चालू है, वगैरह वगैरह, तो उन ड्रग्स की एक्शन को भली भांति अगर हम समझेंगे तो उसके काउंटर इफेक्ट जो है या फिर दुष्परिणाम जो है उनको कम करने के बारे में आयुर्वेद में सोचा जा सकता है। एलोपैथी में कुछ हद तक सोचते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, प्रोबायोटिक देते हैं उसके साथ में, वगैरह एंटासिड देते हैं उसके साथ में, लेकिन ये फिर भी काफी नहीं है, उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो
एक सेफ मेडिसिन होना. असं आपल्याला याच्यासाठी म्हणून नाही, पण सुवर्ण आणि याच्या किमती ज्या खूप जास्त आहेत हम्म. तर त्या कमी करण्यासाठी आयुर्वेदाप्रमाणे इतर द्रव्य काय घालता येईल असं कधी विचार कोणी केलाय? आपण सूक्ष्मकिरण करतोच ना. सूक्ष्मीकरण हा भाग एक झाला, हम्म. पण मात्रा तेवढीच द्यायची, पण मग त्याच औषधातलं भृंग जास्त वाढवलं किंवा असं जर काही झालं तर ते काम ये होईल. थोड़ा मुश्किल है बताना. जैसे कि हमारी दवाइयाँ काफी महंगी है, तो उसके दाम को अगर कम करना है तो उसी में किसी दूसरे वनस्पति के चूर्ण का प्रयोग बढ़ाकर अगर करेंगे तो शायद बात हो सकती है. जैसे वसंत कुसुमाकर का प्रयोग प्रमेह में करना है, अब उसको धात्री निशा ये चूर्ण उसको शायद भावना देके वसंत कुसुमाकर उसमें सूक्ष्म करे, केवल हमें प्रमेह में प्रयोग में लाना है, इस प्रकार से ऐसा सोचकर तो बात हो सकती है कि अगर 10 गुना 100 गुना इस प्रकार का धात्री निषेध हम प्रयोग करेंगे वसंत कुसुमाकर के साथ तो डोज कम जाएगा और फिर भी इफेक्ट अच्छा आएगा. दूसरा तरीका है कि 6x करो और फिर इसमें धात्री निशा ऐड करके दे दो, क्योंकि 6x की मात्रा भी बहुत कम है, तो धात्री निशा ऊपर से ऐड करो इस प्रकार से. तो इससे ये जो कीमत वाला मुद्दा है वो काफी हद तक हल हो जाता है और बहुत सस्ते में दवाइयाँ दे सकते हैं. कोळ चालत नाही. हाँ, नहीं ते वेगळे प्रकरण. गंधक रसायन कुछ लोगों को सूट नहीं होता है, तो उसमें 6x करके सूट होगा नहीं होगा ये नहीं बता सकते. उसको काउंटरएक्ट करने के लिए अनंता दुर्वा वगैरह इस प्रकार के द्रव्य उसमें डाल सकते हैं और फिर उसका फायदा हो सकता है, डोज अगर कम हो जाए तो इस प्रकार से. तो कहने का तात्पर्य आता है कि हमें सजग होकर ये सब देखना पड़ेगा और फिर कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा. तत्र प्रकृत्यादीन भावान अनुव्याख्यास्यामः. तो प्रकृत्यादि भावों को बताते हैं. तद यथा शुक्रशोणित प्रकृतिम कालगर्भाशय प्रकृतिम आतुर आहार विहार प्रकृतिम महाभूत विकार प्रकृतिम च गर्भ शरीरम अपेक्षते. ये बहुत ही अलग मुद्दा है जो दूसरे किसी ग्रंथकारों ने उठाया नहीं है. प्रकृति के बारे में गलतफहमियां बहुत सारी है. और मेरी कोलटकर सर से जो बात हुई थी, कोलटकर सर के देहांत के जस्ट 4 दिन पूर्व, उसके अनुसार उन्होंने जिक्र किया था कि तेषामनातुरा पूर्वे वातला अध्यास सुनातुराः, इस सूत्र के आधार पर प्रकृति के बारे में सोचना है, नहीं सोचना है, ऐसा करना है. तो अगर सभी लोग द्वंद्व प्रकृति के हैं तो सभी निंद्य है, ये एक बात हुई. कोई भी स्वस्थ नहीं है, और कोई भी अगर स्वस्थ नहीं है तो स्वस्थ वृत्त किसके लिए बताया, तो स्वस्थ वृत्त बेकार माना जाएगा, कुछ संबंध ही नहीं रहेगा इसका. ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि स्वस्थ वृत्त ये एक अहम हिस्सा है आयुर्वेद का और एक अहम प्रयोजन है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण इस प्रकार का. तो इसका मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी इज स्वस्थ, दैट इज सम प्रकृति. तो अभी हम फर्स्ट ईयर में जो प्रकृति जिस प्रकार से निकालते हैं क्वेश्चनर के आधार पर, वो सब मूर्खता है. तो उससे शायद जो प्रकृति से भिन्न अन्य कारणों से उत्पन्न होने वाले दोष है उसके बारे में पता चलता है, लेकिन प्रकृति के बारे में पता चलता है ऐसा नहीं है. वाग्भटाच्या अग्रसंग्रहाचा व्याधी प्रत्यनिक द्रव्य याचा वापर करता येईल कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है. तो उसमें मुस्तापर प्रकरण ज्वरे त्रिशुजलम मृदभृष्ट लोष्टोद्भवम वगैरह वगैरह जो बातें बताई गई है, तो मुस्तापर पट में लक्ष्मी नारायण को अगर सूक्ष्म करेंगे तो बात हो सकती है. लक्ष्मी नारायण का ज्वरग्न योग में दातार गुरु जी ने प्रयोग किया कि
उसके दुगना मालती या टंकण और उसके 4 गुना लक्ष्मी नारायण के गिरीश, ये जो रग्न योग उन्होंने बता दिया और बहुत ही कम मात्रा में उसका प्रयोग होता रहता है। तो अग्र संग्रह का इसके बारे में विचार हो सकता है, ये जरूर पॉसिबल इस प्रकार का है। वैसे महेशु धात्री निशा के आधार पर ही वसंत कुसुमाकर और धात्री निशा ये मैंने बात बताई थी। तो शुक्र शोणित संयोग यो भवे दोष उत्कटा प्रकृति जायते तेन, ये सुश्रुताचार्य का जो वचन है उसको ध्यान में रखते हुए उस समय में जो प्रकृति निर्माण होगी वो सामान्यतः सब प्रकृति ही निर्माण होगी। बहुत ही कम वेरिएशन रहेगा जिसमें वातल पित्तल श्लेष्मल या द्वंद्वज प्रकृतियां निर्माण होंगी। फिर भी केवल वो अपेक्षित नहीं है, गर्भ शरीर के लिए बाकी प्रकृतियां भी आवश्यक है, ऐसा यहाँ पे कहना है। तो शुक्र शोणित प्रकृति ये पहली हुई काल गर्भाशय प्रकृति। काल गर्भाशय प्रकृति, ये काल और गर्भाशय अलग अलग मानेंगे या एक मानेंगे, एक और अजीब मुद्दा इस प्रकार का है। जिस काल में कंसेप्शन हुआ है, बापर गुरुजी ने अम्लधर्मी और क्षारधर्मी इस प्रकार का जो विभाजन किया है, वो कंसेप्शन किस काल में हुआ है उसके आधार पर अम्लधर्मी प्रकृति बनेगी या क्षारधर्मी प्रकृति बनेगी, ऐसा उन्होंने बताया है। और ये व्यवहार में दिखाई भी देता है कि कुछ लोगों को तक्र, अम्ल तक्र बहुत पसंद होता है, उनको तकलीफ भी नहीं होते लेने से। लेकिन कुछ लोगों को पसंद भी नहीं है और लेने से तकलीफ भी होती है। तो अगर अम्लधर्मी प्रकृति है तो छाछ सूट नहीं होता, क्षारधर्मी प्रकृति है तो छाछ अच्छी तरह सात्म्य इस प्रकार का हो जाता है। तो ये जैसी बात है, उसी प्रकार से किस काल में ये कंसेप्शन हुआ है ये एक महत्वपूर्ण रहेगा। और गर्भाशय की प्रकृति क्या है ये थोड़ा सा अजीब इस प्रकार का है, या उस काल में गर्भाशय की प्रकृति क्या है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और उसके मुताबिक गर्भ के ऊपर कौन सा असर होगा ये बात आवश्यक देखनी पड़ेगी। आतुर आहार विहार प्रकृति, आतुर की आहार विहार प्रकृति किस प्रकार की है। अब इसको प्रकृति क्यों कह रहे हैं ये एक अलग अलग बात है, लेकिन आहार विहार से जनित जो दोष है उसमें अगर बदलाव इस प्रकार का आता है, वास्तव में ऐसा है कि हमें स्वस्वृत्त का ही पालन करना है और फिर जो आहार विहार स्वस्थ रखे हमें स्वस्थ वृत्त के अनुसार उसी का सेवन करना है। स्वस्थ वृत्त मतन किंचित त्रिविधं द्रव्यम् उच्यते। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है व्यवहार में, सभी प्रकार के पदार्थ खाए पिए जाते हैं, सभी प्रकार के विहार किए जाते हैं और उसमें अगर सातत्य होता है कि उसी प्रकार का कारण या हेतु सेवन बार बार होता रहता है तो उसके जरिए एक आहार विहार प्रकृति इस प्रकार की बन सकती है। अब ये गर्भ के बारे में बात कहते हैं तो माता जो है, गर्भिणी जो है उसके आहार विहार के बारे में सोचना है और उस समय उन्होंने क्या आहार लिया था, का विहार किया था, ये अगर बात पता चले तो गर्भ शरीर में किस प्रकार के बदलाव आए होंगे इसके बारे में हम सोच सकते हैं। अब वास्तव में जो है कि कर्मात् सप्तसु मासेषु गर्भे स्रवति योजयति, ये जो मासानुमासिक कषाय बताए गए हैं एक बहस चली थी बीच में कि ये हर गर्भिणी में देने हैं या नहीं देने हैं और कहना था जो ऑथर था उसका, मेरे ख्याल में रमेश नांदल जी ने ये मुद्दा उठाया था कि बहुत सारे लोग अभी सभी गर्भिणियों में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये गर्भस्राव की आशंका है तभी देने के लिए है, अन्यथा सभी गर्भिणियों में देना उचित नहीं है। जो उसकी परिचर्या है उसका पालन किया जाए ये तो सही बात है, गर्भपात रस को दे सकते हैं, लेकिन इन कषायों को क्यों देना है, इस प्रकार का मुद्दा उन्होंने उठाया था और मैं भी शुरू में इसी पक्ष में था
लेकिन अभी खाने पीने में जो आमूलाग्र परिवर्तन हो गया है, खास करके हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, तो इसके मूल रूप में परिणाम आने लगे हैं। और ये जो प्रथम मास से लेकर 9 मास तक जो विभिन्न कषाय बताए गए हैं, वो उस महीने की जो दोष स्थिति है, दोष वैषम्य है, उसको ठीक करने में कामयाब होते हैं। और मेरा अनुभव ये रहा है, केवल गर्भिणी अवस्था में ही इनका प्रयोग करना है ऐसा नहीं है, बाद में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ एक गामित्व के हिसाब से उसमें गर्भपाल रस जोड़ देते हैं और फलद्रुपता का अनुमान रखते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम करते रहेंगे तो संभवतः उस महीने में उत्पन्न होने वाले दोषों का निराकरण हो सकता है। तो काल गर्भाशय प्रकृति का ये भी एक अर्थ हो सकता है कि उस काल से जुड़ी जो गर्भाशय की प्रकृति इस प्रकार की रहेगी, जिन दोषों का उसमें आधिक्य होगा, और उसको टालने के लिए या समस्थिति को वापस लाने के लिए ये जो मासानुमासिक कषाय है उनका प्रयोग होता रहेगा इस प्रकार के। और वो भली भांति इस प्रकार से काम में आ सकेगा। तो ये एक अहम मुद्दा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि शुक्र शोणित प्रकृति जो है वो मूल गाभा इस प्रकार की है, और ये थोड़े आउटर एस्पेक्ट्स है कि काल गर्भाशय प्रकृति, मातुः आहार विहार प्रकृति, इस प्रकार से आतुर आहार विहार प्रकृति, तो इनमें तो परिवर्तन आ सकता है। प्रकोप व अन्य भावो वा प्रकृति में नहीं होता है। जायते तो गतायुषी, केवल रिष्ट लक्षण के स्वरूप में ही प्रकृति में परिवर्तन आता है, ऐसा सुश्रुताचार्य कहते हैं। लेकिन ये जो प्रकृतियां हैं, जो शुक्र शोणित प्रकृति को छोड़कर इस प्रकार से, इनमें तो परिवर्तन आ सकता है अगर हम उस अवस्थाओं में कारणों को टालने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार के मासानुमासिक कषाय दे देंगे। कोलटकर सर का एक अनुभव रहा था कि गर्भिणी अवस्था में नमक खाने की बहुत इच्छा थी। अब दौरुद विमानना भी नहीं होनी है और माँ को बड़ा चश्मा था, तो सर्वम लवणम अचक्षुषम अन्यत्र सैंधवात, तो लवण खाने से नेत्र पर दुष्परिणाम होगा। तो सर ने नागभस्म का प्रयोग उसमें में किया था और उससे जो लड़का पैदा हुआ उसको 5वें बरस में चश्मा लग गया, लेकिन वो भी नंबर मामूली था। दूसरी बार जब वो गर्भिणी अवस्था हुई उसकी, तब ये ध्यान में नहीं रहा, उसने नमक खाया और नमक खाने के बाद दूसरे अपत्य को दूसरे ही महीने में, दूसरे ही बरस में चश्मा लग गया और काफी बड़ा नंबर इस प्रकार का था। तो इससे 2-3 बातें सिद्ध हो गई। एक तो लवणम अचक्षुष्यम ये जो बताया गया है अन्यत्र सैंधवात, ये भी सही है इस प्रकार से। और इस प्रकार से गर्भिणी अवस्था में सेवन होने के कारण दुष्परिणाम और न सेवन होने के कारण अच्छे परिणाम, इस प्रकार के दोनों दिखाई दिए गए इस प्रकार से। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आतुर आहार विहार प्रकृति, और यहाँ पे गर्भिणी की अवस्था है तो माता के आहार विहार के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अभी ऐसा हुआ है कि गर्भिणी की अवस्था में जो इच्छा आकांक्षा ये होती है, दवरुद्ध जो होते हैं, वो जो बच्चा या बच्ची निर्माण होने वाले है, पैदा होने वाले है, उसके इच्छा आकांक्षाओं से जुड़ी इस प्रकार की रहती है। इसको इसीलिए गर्भिणी कुद्विरुदया कहते हैं। और दौरुद विमानना नहीं होनी है, ऐसा शास्त्र का निर्देश है। तो हितम तस्य हितोपहितम देयमप्य अहितम तस्य हितोपहितम अल्पकम। अहित अगर है, वो इच्छा कर रही है तो भी वो देना है, ऐसा कहते हैं। दौरुद विमानना नहीं होनी है। तो हितोपहितम और अल्पकम
कि दूसरे हितकारक पदार्थों से संयुक्त करके और अल्प मात्रा में वो दे, इस प्रकार का बताया गया है। और अभी काफी गर्भिणियों में मुझे पाव भाजी खानी है, पानी पूरी खानी है, इसी प्रकार के दौर दिखते हैं। किसी में भी अच्छे दौर जिसको कहा जाए या अच्छी चीजें खाने का मन नहीं होता। ये काफी कॉमन है कि पाव भाजी खाने की या पानी पूरी खाने की इच्छा इस प्रकार की होती है। तो हितोपहितम अल्पकम, हितकारक पदार्थों से युक्त और अल्प मात्रा में देने की कोशिश करें। तो पानी पूरी बनानी है तो ये कोकम का पानी, लवण भास्कर और खजूर का मंथ इस प्रकार से करके बना के दे देंगे, और मूंग की दालें सिर्फ पके हुए इस प्रकार से, तो टेस्ट तो आती है। पानी पूरी की पुरियां भी पैकेट में मिलती है, तैयार भी मिलती है और बनाने के जैसे भी मिलती है। तो बेटर ऑप्शन घर में ही उसको तलना, ये बेटर ऑप्शन है। उसी प्रकार भेल खाने की इच्छा है तो लाजा की भेल बना सकते हैं, और जितने हम अहितकारक पदार्थों को टाल सकेंगे वो इस प्रकार से करेंगे। हमारे क्लिनिक को जब 25 बरस पूरे हुए थे तो हमने इस प्रकार की भेल बना के दे दी थी उस समय। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हितोपहित और अल्पक इस प्रकार से करके अगर देंगे तो शायद एक बात बनती है। धर्माधिकारी सर से सुना था कि गर्भपाल रस सामान्यतः गर्भावस्था में सभी को देना है, ऐसा नहीं है, रुग्णावस्था में ही देना है, ठीक होने पर बंद करना है। लेकिन ऐसा है ना, मास प्रथमम आरभ्य नवमासांतमेव च, इस प्रकार की फलश्रुति बताई गई है उसकी। तो मैं बताता हूँ कि गर्भपाल रस तो देना है, उसमें नागभस्म है, वो अच्छे तरीके से बना हो, ये बात देखनी चाहिए। और वैसे गर्भिणी परिचर्या में दूध और घी का ही जिक्र ज्यादा है। पूरी गर्भिणी परिचर्या आहार के बारे में देखेंगे तो दूध के साथ चावल, घी के साथ चावल, रोटी वगैरह वगैरह इसी प्रकार का है। तो बेटर ऑप्शन है कि गर्भपाल रस दे। अभी के स्थिति में जब शुक्र में काफी परिवर्तन इस प्रकार से आ रहे हैं और हाइब्रिडाइजेशन काफी जोर पर है, तो मैं मानता हूं कि शुक्र दृष्टि सभी में होती है अभी, तो सभी को मासानुमासिक भी देने हैं। अभी एक काम हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जो भी आयुर्वेद संबद्ध लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो अपने लिए तो ये काम पहले करें कि गर्भिणी परिचर्या का अच्छी तरीके से पालन करें, या पहले पंचकर्म से शुद्धि करवा के फिर गर्भधारणा के बारे में सोचे, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। और फिर भी इसमें नियमांचं पालन असं कोणी करतच नाही. रजस्वला ना, उसके भी पूर्व रजस्वला नियमों का पालन करना ये एक अहम मुद्दा है, ये काफी बड़ा मुद्दा है। और उसके बारे में अंधश्रद्धा है इस प्रकार से लेकर काफी हद तक उसको कोसा जाता है। मैंने एक अजीब देखा था, बालाजी तांबे का जो कार्ले में आश्रम है कामशेट के नजदीक इस प्रकार से, तो उसमें भोजन की व्यवस्था जो रहती है उसमें व्यूमेन इन मेंस्ट्रुएशन इस प्रकार का एक अलग काउंटर रखा था उन्होंने। और मैं और बोलकर सर गए थे इंस्पेक्शन के लिए। वो हमारा आयुर्वेदिक फिजियोथेरेपी इस प्रकार का कोर्स चलाना चाहते थे, और इसलिए ऑफिशियल विजिट के लिए मैं और बहुलकर सर गए थे। तो बहुलकर सर ने वो देखा तो बोले, तो ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हूँ इस प्रकार से। तो मैंने कहा, अगर आपको इस प्रकार के नियम पालने हैं तो ये करना ही पड़ेगा इस प्रकार से। अभी भी अचार जब बनाते हैं तो अगर रज प्रवृत्ति चालू है तो उसका स्पर्श नहीं होने देते इस प्रकार से। ये आज भी किया जाता है, और ऐसा स्पर्श हो जाने से दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है अचार। ये भी काफी बार देखा गया है। वर्षेकर भावे अभी दोनों भी नहीं रहे इस प्रकार से, लेकिन उनके यहाँ जो
उनकी सुदर्शन आयुर्वेद फार्मेसी चलती थी, उसमें जो औरतें काम करती थी उनको रजत प्रवृत्ति के काल में पूरी छुट्टी दी जाती थी, पगार के साथ, वेतन के साथ। और वो उनको सिर्फ फोन पे बताना है उनको कि मैं नहीं आ रही हूँ, 3 दिन आए नहीं आऊंगी, इस प्रकार से। तो वो समझ जाते हैं कि ठीक है, पीरियड से इसलिए नहीं आ रहे हैं, इस प्रकार से। तो उनका कहने का तात्पर्य था कि नहीं, उसको औषधियों को नहीं छूने देना है, इस प्रकार से। गर्भिणी रोग नाशार्थ गर्भपाल रसहा स्मृतः, गर्भिणी रोग नाशासाठी अशी फलश्रुती असल्यामुळे पहिल्या महिन्यापासून 9व्या महिन्यापर्यंत जर कोणता व्याधी उत्पन्न झाला तरच गर्भावर द्या, असा विचार धर्माधिकारी सरांचा असावा असे वाटते. गर्भिणी रोग का नाश करता है, ये अलग बात है ही, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन फिर जिस महीने में गर्भिणी के बारे में रोग होगा उसमें ही ये देना है, बाकी नहीं देना है, ऐसा होगा। और ये बात नहीं आती प्रथम मास से लेकर 9वें मास तक देना है, ये बात नहीं होती। तो प्रथम मास से 9वें मास तक देना है, ये जो बताया गया है, तो इसका मतलब है कि सभी गर्भिणियों को गर्भिणी रोग के नाश के लिए हो या फिर गर्भिणी रोग निर्माण न हो, इसके हिसाब से भी हो, वो देना है, इस प्रकार से। तो ये पर्टिकुलर योग गर्भिणी या गर्भ के बारे में कैसे काम करता है, वैसे दवाइयां तो सभी कॉमन रहती है, उसमें कोई ज्यादा संदेह इस प्रकार की नहीं है। तो ये थोड़ा अजीब मुद्दा इस प्रकार का है। और बाकी गर्भ विनोद रस वगैरह भी रस है जो ज्यादा प्रचलन में नहीं है, इस प्रकार से। गर्भ चिंतामणि रस है, तो मिलते भी नहीं है, तो ये प्रचलन उनका कम इस प्रकार का है। लेकिन किसका किस में प्रयोग करना है ये एक बात होनी है। और जहाँ कंजेनाइटल डिसीजेस की वारंवारता है, पीढ़ियों में देखा जा रहा है कि कंजेनाइटल डिसीजेस है, वहां तो देना ही है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और ये मासानुमासिक कषाय के साथ देना है, इस प्रकार से। लेकिन बाकी भी विकारों में, गर्भिणियों में ये देते ही रहना चाहिए, ऐसा मेरा मंतव्य है। और उसके साथ वे कषाय भी देने चाहिए। ये मैं उस मुद्दे पर उतर आया हूँ कि इसके साथ में कषायों का भी प्रयोग होना अभी के स्थिति में जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। तो मातुः आतुर आहार विहार प्रकृति कि खाने पीने की चीजें किस प्रकार की है, उसके आधार पर क्या देना है क्या नहीं देना है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से बारे में सोचना है। यहाँ तो आतुर की बात की गई है। मैंने एक मरीज देखा था मार्केट यार्ड में, होलसेल में खरीदना और रिटेल में जाकर बेचना, ये उसका धंधा था। तो पुणे का जो मार्केट है गुलटेकड़ी मार्केट यार्ड, वहां से सामान खरीदना और भायखला के मार्केट में जाकर बेचना। तो ये बड़ी अजीब बात होती है। सुबह 2, ढाई, 3 बजे यहाँ से गाड़ियां निकलती है और वहां 5, 5:30 बजे तक पहुंच जाना है भायखला के मार्केट में। और फिर वहां बेचकर 8, 9 बजे वहां से निकलना है और फिर पुणे में वापस आना है। अब पूरी रात जैसे कि जागते रहते हैं, क्योंकि 2, ढाई बजे जाना है वहां पे। तो सोने की कोशिश करते हैं 10, 11 बजे तक, और उतनी ही नींद होती है। और फिर वहां से जब निकलेंगे तो कुछ नाश्ता करके निकलते हैं, घर में आकर पुणे में खाना खाते हैं और सो जाते हैं। और फिर उठकर शाम को जागते रहते हैं, रात 9, 10 बजे सोते हैं। इस प्रकार की दिनचर्या थी उसकी। और इसके बीच में 10, 15 कप चाय और वड़ा पाव और कुछ भी इस प्रकार का पूरा प्रचलन में था। तकलीफ थी, एक स्थौल्य था, ओबेसिटी थी, श्वित्र था, और उदावरत की काफी तकलीफ थी, ये कॉन्स्टिपेशन बहुत तीव्र था वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो मैंने कहा तुम्हारे अगर ये लाइफस्टाइल नहीं बदलेगी तो कुछ नहीं फायदा होगा आपको लाइफस्टाइल को बदलना ही पड़ेगा। तो बोला नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है लाइफस्टाइल बदलना इस प्रकार से
हमारा ये धंधा ही ऐसा है, तो हमें 2-2:30 बजे वहां पे जाना है, वहां पे मुंबई में पहुंचना है, ये सब बेचना है और फिर वहां से निकलना है और वापिस पुणे में आना है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो इस प्रकार का अजब माहौल अगर हो तो आहार विहार प्रकृति कैसी बनेगी, उनके दोष कैसे निर्माण होते रहेंगे, ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। और इसमें वायु का संतुलन बिगड़ जाता है, अग्नि बिगड़ जाता है और काफी बाकी मुश्किलें भी होती है। और गर्भिणी के बारे में, उसके आहार विहार के बारे में पता होना बहुत जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। बाद में अगर ऐसा महसूस होता है कि बच्चे में काफी बीमारियां हैं और उसका कारण गर्भिणी अवस्था में जो अपथ्य किया गया है उसके ऊपर निर्भर है, तो वो समझकर फिर उसके साथ हमें कुछ करना पड़ेगा। महाभूत विकार प्रकृतिंच गर्भ शरीरम अपेक्षित, और महाभूत विकार प्रकृति ये भी एक बताया जाता है। तो महाभूतों के विकार, विकार का मतलब रोग ही होना ऐसा नहीं है, उसमें परिवर्तन जो आते हैं महाभूतों में, उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, ये समझकर फिर उसमें परिवर्तन के बारे में सोचना है। अब प्रकृति में आओ भौतिकीम नराणाम, ये भी संग्रह में सूत्र आता है कि भौतिक प्रकृति के बारे में भी सोचा जा सकता है इस प्रकार से, जैसे पृथ्वी प्रधान प्रकृति, जल प्रधान प्रकृति वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो जिस प्रकार का आहार विहार इस प्रकार का है, उसके आधार पर ये महाभूतों के आधार पर कौन सी प्रकृति रहेगी, ये भी बात रहेगी। तो अभी मैं मानता हूं कि शुक्र शोणित प्रकृति जो है वो ज्यादातर तम प्रकृति ही है, बहुत ही कम वेरिएशन है और उसमें परिवर्तन लाना मुश्किल है। लेकिन ये मातुर आहार विहार प्रकृति वगैरह, आतुर आहार विहार प्रकृति, काल गर्भाशय प्रकृति वगैरह वगैरह जो है, इसमें परिवर्तन हम ला सकते हैं। और फिर उसके मुताबिक हम ये सोच सकते हैं कि आहार विहारों में किस प्रकार से परिवर्तन करना ताकि ये मुश्किलें नहीं हो इस प्रकार से गर्भिणी की अवस्था में। और सभी प्रकार के निर्बंधों का पालन वहां पे होना जरूरी इस प्रकार का है। अब गर्भिणी की बात एक अलग हुई इस प्रकार से। कोलटकर सर के फैमिली फ्रेंड जैसे कहेंगे, महाभूत प्रकृती ही तर आहार विहार यावरच अवलंबून असेल ना, मग वेगळा विचार। सही है कि आहार विहार के ऊपर ही निर्भर इस प्रकार की होगी, लेकिन अगर महाभूतों के आधार पर उसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है और उसके मुताबिक निदान करके कुछ चिकित्सा अलग तरीके से की जा सकती है, तो ये महाभूत विकार प्रकृति का संबंध इसमें रहेगा। दातार गुरुजी ने जैसे पांचभौतिक चिकित्सा की नींव रखी और एक अलग विचार दोष प्रकृति के अलावा प्रचलन में लाया, उसी प्रकार से महाभूत विकार प्रकृति के बारे में सोचा जा सकता है और फिर उसके आधार पर कुछ चिकित्सा बन सकती है। तो भेदता ही भेद्य मध्यना भिन्नति, भेदता जो है वो भेद्य चीज को अलग तरीके से भेद कर सकता है, उसका अलग दृष्टिकोण से देख सकता है, तो एक अलग दृष्टिकोण सामने आता है। तो यही बात यहाँ पे भी होगी और इसको भली भांति समझ में ध्यान में रखकर ये पंचभाव तो विकार प्रकृति, इसके बारे में सोच सकते हैं
आहार विहार से ही बनी हो, लेकिन उसका एक डेफिनेट रूप सामने अगर आता है तो महाभूतों के आधार पर उसके बारे में सोच सकते हैं, ये बात सही है। तो मैं बात कर रहा था कि वो एमबीबीएस डॉक्टर है, कोलटकर से बहुत परिचित इस प्रकार से। उसकी डिलीवरी हुई, वो अस्पताल में ही थी और उसको हेडेक हो गया, बहुत तीव्र हेडेक हो गया। तो एलोपैथी के अस्पताल में ही थी, उसके सहेली का ही अस्पताल था। तो सभी प्रकार की दवाइयां दी गई, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सर दर्द वैसे के वैसा ही रहा। तो कोलटकर वहीनी उनको मिलने के लिए गई थी। तो उन्होंने पूछा कि अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सूती का परिचर्या का पालन होना है तो गर्म ही पानी पीना है, ठंड से बचना है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से वायु का प्रकोप होता है इसमें। तो उस समय उनकी हालत बहुत बेकार थी, तो उन्होंने जो भी कहा वो सब उन्होंने मान लिया और उस प्रकार से करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये बिहार में परिवर्तन आ गया, वैसे ही सर दर्द शांत हो गया। तो फिर उसके मन ने कहा कि अरे ये क्या कर रही है, मैं तो एमबीबीएस हूँ, ये तो आयुर्वेद की सलाह है और मैं क्यों इसको पालूं? तो फिर मन ने उठा लिया कि नहीं, मैं नहीं ये निर्बंध पालूंगी। उसने फिर से वो सब शुरू किया, ठंडे पानी में काम करना वगैरह इस प्रकार से। फिर से सर दर्द होने लगा। तो वो समझ गई कि इसी के कारण हो रहा है, तो इसने फिर उस बात को टाली। ये किस्सा उसने मुझे सुनाया और वो बता रही थी कि मेरी कुछ सहेलियां हैं जो डिलीवरी होकर घर जाते समय आइसक्रीम खा के घर पे गई है, कुछ भी नहीं हुआ है उनको। लेकिन फिर भी अगर आयुर्वेद के अनुसार इस प्रकार का कुछ विचार है कि वात प्रकोप है और उससे हमें बचना चाहिए इस प्रकार से, तो इसके बारे में सजग होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और जो बातें उन्होंने बताई कि जो निर्बंध बात वहां पे बताए गए हैं, वो उनको पालना जरूरी इस प्रकार का है। जब हम थर्ड ईयर में थे तो ताई राजवाड़े हमारी अध्यापिका थी और उनका बड़ा अनुभव प्रसूति में इस प्रकार का था, बच्चों में था। और ये इम्यूनाइजेशन नया नया आया था, वैक्सीनेशन जो है नया नया आया था। तो उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी राय क्या है, वैक्सीनेशन देना है नहीं देना है इस प्रकार। तो उन्होंने बड़ा मार्मिक जवाब दिया था। वो बोली कि अगर आप 2 महीने के बच्चे को लेकर सिनेमा गृह में नहीं जाने वाले हैं तो वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी कम है और फिर ये बहुत सारे रोगों का शिकार हो सकता है। तो संभल के रहना चाहिए। खाना पीना जो है वो सूतिका का भी अच्छा ही होना चाहिए, दोष प्रकोप नहीं हो उसके जरिए, और बच्चे का पोषण अच्छी तरीके से हो। तो ये करने की जरूरत नहीं है, वैक्सीनेशन देने की जरूरत नहीं है इस प्रकार से। वैसे हमारे यहाँ स्वर्ण प्राशन है या माँ का दूध ही सबसे बड़ा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है। तो माँ का दूध रेगुलर रूप में मिलता रहे और माँ निर्बंधों को पालती रहे, तो ये मुसीबत नहीं आती है, बच्चों में बीमारियां होना वगैरह इस प्रकार की बातें नहीं होती है। लेकिन वो नहीं करेंगे और फिर रोगों के भय से वैक्सीनेशन देते रहेंगे, ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो कर्णवर्धन, रक्षा, कर्म आणि अलंकार, या तो बालकों के बारे में अगर हमें सजग होना है तो कारणों को टालो, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और उस जमाने में तो खाना पीना भी अच्छा होता था, देसी गाय का ही रहता था। ये केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, हाइब्रिडाइजेशन, ये कोई बात नहीं थी।
तो वो भली भांति अगर हम करते हैं तो भी और कुछ करने की जरूरत इस प्रकार की नहीं रहेगी, केवल उसी से बात हो जाएगी। लेकिन ये नहीं करेंगे और इसके बारे में सोचेंगे तो मुश्किल इस प्रकार की होगी। तो इसलिए ये मातुर आहार विहार प्रकृति, आतुर आहार विहार प्रकृति, ये हम रुग्णों के बारे में, जैसे अभी तो मैंने दिनचर्या बताई उस व्यापारी की, उस प्रकार से हमें ये सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर उसके शरीर में दोष धातु मल किस प्रकार से निर्माण होते होंगे, ये प्रकृति बन गई उसकी इस प्रकार से, आहार विहार प्रकृति। और उसमें धीरे धीरे बदलाव लाना और उसको स्वस्थ वृत्ति के बारे में निर्देश देना, ये जरूरी इस प्रकार का होगा। और खास करके ये गर्भ शरीरम अपेक्षते, तो माता के आहार विहार के बारे में सोचना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और तभी बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बाद में भी अच्छा रहेगा, जन्म के बाद भी अच्छा रहेगा। एतानि हि येन येन दोषेण अधिकेन एकेन अनेकेन वा समनुबध्यन्ते तेन तेन दोषेण गर्भोऽनुबध्यते ततः सा सा दोष प्रकृति उच्यते मनुष्याणां गर्भाधिप्रवृत्ता। तस्ता श्लेष्मलाः प्रकृत्या केचित् पित्तलाः केचित् वातलाः केचित् संसृष्टाः केचित् समधातवः केचित् भवन्ति तेषां हि लक्षणानि व्याख्यास्यामः। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा इस प्रकार का है। कल इसके बारे में ज्यादा बहस इस प्रकार से करते रहेंगे। तो ठीक है, हाल ही में कल ये गुरुकुल का समारंभ संपन्न हुआ। कल रात में काफी देरी से वापस आए घर पे। उन सभी छात्रों को मैंने बताया है कि इसमें ज्वाइन हो जाए, और खास करके अभी जो शनिवार को हम सूत्र स्थान पहले अध्याय से हमने शुरुआत की है, संक्षेप में बताने के हिसाब से वो संदेशा तो सभी के पास मिल जाना चाहिए, और एक बार उसमें जुड़ जाएंगे तो पूरे सप्ताह के लिए जुड़ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और टेक्नोलॉजी का हमें प्रयोग करना ही है, ये बात सही है। तो तुम्हारे जो भी ग्रुप्स हो इस प्रकार से, अभी एक हमारा गाडगिल सर एक डेली इस प्रकार का कुछ ग्रुप है, रोहित गट्टेवार ने बनाया। तो उसमें वो सुबह वाले जो 5 मिनट का ऑडियो है वो जा रहा है। उन सभी में ये भी अगर बात हम करते हैं, इसका भी प्रचार प्रसार करते हैं, तो सभी लोग इसमें जुड़ जाएंगे। तो रोहित गट्टेवार, तुम इस लिंक को उसमें डाल दो, काफी लोग इसमें बढ़ जाएंगे। और गुरुकुल के छात्र आज घर पे पहुंच जाएंगे तो शायद 1-2 दिन में वो भी काफी इसमें ज्वाइन हो जाएंगे, तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और अभी कॉलेज में शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही है, ये तो सभी जानते हैं। तो टेक्नोलॉजी की सहायता से हम अच्छी शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है, कल आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।